So before we go ahead to the next topic, we will very quickly revise what we learned in the last session. But fast revision होगा because just to connect. तो कल का हमारा पहला टॉपिक था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। विद एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और वो होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब क्योंकि हमने तीन टाइप के स्ट्रेस देखे थे और तीन टाइप के स्ट्रेन देखे थे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कितने टाइप का आएगा? तीन। पहला टाइप क्या था उसमें से? यंग्स मॉडुलस। इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ। फिर हमने डिफाइन करते वक्त इसको डिफाइन किया था रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा वो था mg। अगर याद है तो इट इज mg L upon pi r square small l, where mg is the load applied to the wire, L is the original length of the wire, small l is change in length of the wire और pi r square is area of cross section of the wire। फिर हमने ये भी देखा था कि यंग्स मॉड्यूलस का काम क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू चेंज इन इट्स लेंथ। फिर दूसरे टाइप का हमने मॉड्यूलस देखा था जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। So it is the modulus of elasticity associated with change in volume of an object। इसको हमने डिफाइन किया था रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। और इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो है माइनस वी डी पी बाई डी वी, वेयर वी इज ओरिजिनल वॉल्यूम, डी वी इज चेंज इन वॉल्यूम, डी पी इज चेंज इन प्रेशर और माइनस साइन क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने डिफाइन किया था कंप्रेसिबिलिटी विच इज अ रेसिप्रोकल ऑफ bulk modulus, right? तो compressibility is reciprocal of bulk modulus। उसका फॉर्मूला आ गया dv by v अपॉन dp। उसके SI यूनिट्स और डायमेंशन हमने फाइंड किए थे। अब इसके आगे का स्टोरी है तीसरा टाइप का मॉडुलस। तीसरा टाइप का मॉडुलस कौन सा मॉडुलस? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अभी व्हाट वी विल डू इज we'll go to the third type of modulus which is called as modulus of rigidity। तो we will start with modulus of rigidity। बहुत कुछ सेम है, बहुत कुछ सेम नहीं भी है, तो we will first see what is common between all this। तो जो तीसरा टाइप का मॉडुलस है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी which is basically denoted by eta। तो अभी अगर आपको याद होगा टेंसाइल जब हम लोग बोलते हैं तो इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन लेंथ। वॉल्यूम जब बोलते हो तो रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, पक्का। और जब तुम शेयर वर्ड यूज करते हो तो इट इज रिलेटेड विद चेंज इन शेप। सो इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हमने जो केस देखा था उसमें हमने एक क्यूब लिया था और उस क्यूब का एक सरफेस हमने क्या कर दिया था? फिक्स। और टॉप सरफेस पे क्या लगाया था? फोर्स। लेकिन कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। और वो जो क्यूब था वो क्या बन गया था? पैरेललोपेपेड। तो याद रखना ये इट इज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ क्यूब। इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इलास्टिसिटी ऑफ शेप। देयरफॉर जैसे हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया, जैसे हम लोगों ने बल्क मॉडुलस डिफाइन किया, वैसे ही हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी डिफाइन करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और देखो नाम में ही है रिजिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बाय द वे? रिजिड मतलब हार्ड, यस, बट लेकिन फिजिक्स में साइंस में रिजिड का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उसका डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो तुम कितना भी फोर्स लगा दो वो पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे। और अगर पार्टिकल्स मूव नहीं होंगे तो शेप चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो यहाँ पे जब तुम बोलते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब तुम ये बता रहे हो कि यहाँ पे दिस मॉडुलस इज रिलेटेड विद चेंज इन शेप। तो नाम में ये रिजिड, जैसे वॉल्यूम इज रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम, लेंथ इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ, या फिर लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है लेंथ, वैसे ही रिजिडिटी रिप्रेजेंट करता है शेप। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ which stress upon which strain?
नहीं, shearing stress upon shearing strain. So it is the ratio of shearing stress upon shearing strain. पक्का पक्का, गुड, एक्सट्रीमली सिंपल. अरे तीन टाइप के स्ट्रेस थे, तीन टाइप के स्ट्रेन थे, तो तीन टाइप के मॉडल्स होंगे. टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ विच स्ट्रेस अपॉन विच स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस नहीं होता है, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है. पक्का पक्का. फिर मैंने तुमको बोला था कि मैं राइट अप तुमको सेम ही लिखने के लिए रिकमेंड करूंगा, जैसे हमने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस लिखा था, वैसा का वैसा सेम थ्योरी रखेंगे, मोर और लेस ऑन द सेम लाइंस. इसके बाद अगर आपको याद होगा, हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस के केस में डायग्राम लिया था, जिसमें एक वायर था, वायर के नीचे हमने लगा दिया था लोड, लोड ने क्या किया था, इंक्रीज इन लेंथ. ऐसा किया था ना हमने, इफ यू सी, था ना ऐसा. तो अभी वैसा इस केस में भी करेंगे हम लोग. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक ए क्यूब ऑफ कोर्स, और उस पर हमने फोर्स लगा देंगे, लेकिन उससे पहले इसका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं. तो ईटा बाय डेफिनेशन इज shearing stress upon what, shearing strain. वेरी गुड. और क्योंकि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ही रेशो है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. देन इसके डायमेंशंस भी वही आएंगे, क्या आएंगे, m1 l t -2. वेरी गुड. तो अब इसका फॉर्मूला बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक क्यूब लेंगे, क्यूब का एक सरफेस कर देंगे फिक्स, और उसके अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करेंगे. सो लेट अस कंसीडर अ क्यूब. So let us consider a cube A B C D E F G H. So let us consider a cube. हमारे पास एक क्यूब है. We have a cube. क्यूब का हर फेस क्या होता है, स्क्वायर. Each face of cube is a square. तो ये हो गया क्यूब. और इस क्यूब का जो बेस है, बेस उसको क्या किया था, फिक्स. उसको सरफेस पे हमने स्टिक कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया. तो वी हैव अ क्यूब. लेट अस गिव सम नेम, A B C D E F G और H. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका बेस को कर देते हैं फिक्स. फेविकॉल का जोड़ है, छूटेगा नहीं. तो ओके, गुड. आई एम नॉट प्रमोटिंग फेविकॉल बाय द वे, बट एनीवेज ये आपको याद रखने के लिए होता है, तो दैट्स ओके. हंसी खुशी में हंसते हंसते कट जाए रास्ते, मतलब हो जाए तुम्हारा फिजिक्स, तो इससे अच्छा क्या होगा. और तो भी ऐसा है, ये क्यूब है ए बी सी डी एफ जी एच, इसका हमने बेस कर दिया फिक्स. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं. इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया एफ टी. बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स, बेस को छोड़ के बाकी सारे लेयर्स दे विल बेसिकली शिफ्ट. सिर्फ बेस को छोड़ के ऑल द लेयर्स विल शिफ्ट. और अगर मैंने नीचे का सरफेस फिक्स नहीं किया होता और फोर्स लगाया होता, तो फिर द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. हमको इसको मूव नहीं करवाना, हमको इसका सिर्फ शेप चेंज करना था. तो हमने शेप चेंज करने के लिए बेस कर दिया फिक्स. और देन ऐसा है, ये हो गया क्यूब से पैरेललोपिपेड. क्या हो गया, पैरेललोपिपेड. तो बन गया पैरेललोपिपेड. और रिमेंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन डिफाइन करते वक्त डेफिनेशन चेंज किया था, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ऑल्सो नो कि जो ई पॉइंट है यहाँ पे शिफ्ट हो गया. कौन से पॉइंट पे, ई डैश. एफ इज नाउ एट एफ डैश, जी इज नाउ एट जी डैश, और एच इज नाउ एट एच डैश. और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो शिफ्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग टेम्पररी क्या लिखेंगे, डेल्टा है. और जो साइड लेंथ है तो क्या बोलेंगे, एल. और अगर याद होगा, ये क्या है, थीटा. सो कंसिडर अ क्यूब
थोड़ा एकदम बेसिक बेसिक चीजें जो है वैसा लिख देंगे यहाँ पे। कंसिडर अ क्यूब, क्यूब का नाम क्या था? ABCDEFGH, ऐसा लगता है स्कूल में वापस आ गए हम। गुड, वी आर लर्निंग अल्फाबेट्स अगेन। ABCDEFGH, whose base, जिसका बेस मतलब बॉटम इज फिक्स्ड। और हमने क्या किया, जो उसका बेस था उसका जो अपोजिट सरफेस था, टॉप सरफेस, उस पर क्या लगा दिया? एक टेंजेंशियल फोर्स। लेट FT बी अ फोर्स, ऑफ कोर्स अ टेंजेंशियल फोर्स applied to the top surface। अब क्योंकि ये टेंजेंशियल फोर्स हमने टॉप सरफेस पे अप्लाई किया और बेस फिक्स है, तो शेप क्या हो गया? चेंज। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स शेप क्या बन गया? पैरेललोपिपेड। सो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस फोर्स the shape of cube changes to parallelepiped, ओके, पक्का पक्का। और पैरेललोपिपेड का नाम भी है, नाम भी दे दो, क्या नाम था पता है? ABCDE' F' G' H'। गुड श्योर। अभी हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। तो वी नो दैट बिकॉज वी हैव जस्ट डिफाइंड ईटा विच इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो कैसे डिफाइन किया था? शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? FT बाय, क्योंकि स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। और ये ए क्या है? ये एरिया ऑफ ईच सरफेस। और क्यूब में हर एक सरफेस का एरिया क्या होता है? सेम होता है। तो FT बाय ए। और अगर आपको याद होगा शेयरिंग स्ट्रेन, अगर याद होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, याद है क्या? It is delta L by L. It is defined as the relative displacement of each layer to that of its distance from the fixed layer. जब तुमने इस पे फोर्स लगाया टेंजेंशियल, बेस को छोड़ के सारे लेयर्स शिफ्ट हुए, डिस्प्लेस हुए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच लेयर। अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करते हो? पहले E पे जो पॉइंट था अभी वो कहाँ गया? E' पे। जो H पे था वो कहाँ गया? H'। तो इट इज डिस्प्लेसमेंट H'। और ये जो लेयर है इसका फिक्स्ड मतलब बेस से कितना डिस्टेंस है? HA। तो H' की वैल्यू क्या है? डेल्टा L। और HA की वैल्यू क्या है? L। तो इट इज डेल्टा L बाय L। और अगर आपको याद है, अभी याद नहीं भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि दिखता तो है कि व्हाट इज डेल्टा L अपोजिट साइड ऑफ थीटा and what is L adjacent side of theta, what is opposite side of adjacent side? tan theta। और अगर आपको याद होगा मैंने ये बोला था कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हुई? स्मॉल हुई, तो उस केस में tan थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आएगी? थीटा आएगी। ओके, देयरफॉर ये जो मॉड्यूलस है आपका रिजिडिटी का FT बाय A, और नीचे कौन था? tan थीटा, वो क्या बन जाएगा? थीटा। ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एक्सट्रीमली सिंपल, तीनों टॉपिक एकदम ही सिंपल है। बस एक ही स्टैंडर्ड तुमको प्रोसेस फॉलो करते जाना है। पहले बता दो, इट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड विद चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ क्यूब। इट इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ शेप। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कहाँ से बनेगा? इट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, जैसे तुमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा, स्ट्रेस होता है प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, उसका यूनिट होते नहीं है, तो इसके यूनिट क्या बन गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशंस क्या आते हैं? m1 L-1 T-2। करेक्ट। फिर उसके बाद हमको प्रॉपर एक फॉर्मूला चाहिए, और वो फॉर्मूला के लिए फिर हमने क्यूब ड्रॉ किया, उसका बेस फिक्स किया, उसके अपर सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, बिकॉज ऑफ विच the shape changes to parallelepiped। फिर by definition again we know it is shearing stress upon shearing strain। shearing stress क्या होता है? FT by A। और shearing strain define कैसे किया था? relative displacement of any layer to that of its distance from the fixed layer। relative displacement of any layer कितना है? H'।
और डिस्प्लेसमेंट कितना है एच ए. व्हाट इज एच एच डैश? डेल्टा एल. एंड व्हाट इज एच ए? एल. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल. लेकिन डेल्टा एल बाय एल फ्रॉम डायग्राम इज tan थीटा, और अगर थीटा स्मॉल हुआ तो थीटा. अब जैसे आपने बोला था यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन ऑफ द मटेरियल ऑफर्ड टू चेंज इन इट्स लेंथ. जैसे आपने बोला था, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस आपको क्या बताता है? वो आपको ये बताता है कि जब मैं एक वायर जैसे ऑब्जेक्ट का लेंथ चेंज करने की कोशिश करूंगा तो वो मटेरियल उस फोर्स को कितना अपोज करेगा. सिमिलरली अगर मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है जैसे कि क्यूब, एंड व्हेन आई ट्राई टू चेंज द वॉल्यूम, तो वो जो मटेरियल है इट अपोजेस द चेंज इन वॉल्यूम. तो हाउ मच इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन वॉल्यूम? ये कौन बताता है? बल्क मॉड्यूलस. सिमिलरली मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या बताएगा तुमको? इट इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन इट्स शेप. तो एग्जैक्टली सिमिलर लाइंस पे हम लोग रखेंगे. यू नीड टू नो दिस. जैसे हमने बोला था कि बल्क मॉड्यूलस इज अ मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वैसे हम लोग बोलेंगे ईटा. हु इज ईटा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी is the measure of modulus of rigidity is the measure of opposition offered by a material to change in its shape. Done. Good. Now before we can start solving some question, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजॉस रेशो. कौन सा रेशो? पॉइजॉस रेशो. हाँ, पॉइजन नहीं है, इट इज पॉइजॉस रेशो, और उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से. सिग्मा देखो सिग्मा से डिनोट किया है ना आपके बुक में. हाँ, ये प्रॉब्लम इज विथ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन इट इज पॉइजॉस रेशो. गुड. अब ये पॉइजॉस रेशो क्या है वो डिफाइन करने से पहले लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइजॉस रेशो. इमेजिन हमारे पास एक रॉड है, रॉड. गुड. और नाउ इमेजिन इस रॉड पे मैं फोर्स लगा देता हूं, स्ट्रेचिंग फोर्स. दोनों साइड से इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं. ओके, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? हाँ, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ. यस, लेकिन तुम एक चीज और भूल गए कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका थिकनेस कम होगा. लेंथ तो बढ़ेगा, करेक्ट, लेकिन व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग द थिकनेस इज डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे जो है थिकनेस कम हो गया. थिकनेस कम होना मतलब रेडियस कम होना, मतलब डायमीटर कम होना. क्योंकि वॉल्यूम इज कांस्टेंट. मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया सिलेंडर जैसा, अभी मैं उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा हूँ, जितना वॉल्यूम था उतना ही है, एंड देन आई एम स्ट्रेचिंग इट. तो उसका लेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन आई वुड लाइक टू सी व्हाट यू आर डूइंग ऑन दैट पेज आफ्टर द क्लास. लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन उसका थिकनेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो रिमेंबर, whenever a force is applied to an object, there is दो डायरेक्शन में चेंज है. There is change in the direction in which the force is applied and in a direction perpendicular to the force. तुमने फोर्स अप्लाई किया था स्ट्रेचिंग, उस डायरेक्शन में तो चेंज हुआ ही, लेकिन उसको परपेंडिकुलर, देखो फोर्स ऐसा था कि नहीं, और मतलब लेंथ तो बढ़ा कि नहीं, हाँ, लेकिन फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थिकनेस चेंज हुआ कि नहीं. यस. तो जब तुम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो दो डायरेक्शन में चेंज होता है. तो नंबर वन, whenever a force is applied to an object, there is number one change in
change in size in the direction of force, in the direction of force. हमारे इस केस में there is change in length, क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया तो लेंथ इंक्रीज हुआ, तो देयर इज चेंज इन लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड देयर इज चेंज इन साइज, change in size in the direction perpendicular to force, in the direction perpendicular to the force. हमारे इस केस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी क्या हुआ, चेंज. फोर्स के डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हुआ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थिकनेस डिक्रीज हुआ. पक्का पक्का, श्योर श्योर. इसका मतलब पता है क्या है, अभी थोड़ा सा वर्ड्स को अच्छे से याद रखना. जब भी चेंज इन लेंथ हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल. क्या बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब ही होता है अलोंग द लेंथ, राइट. तो चेंज अलोंग द लेंथ इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल. और यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन. क्या बोलेंगे, और उसको परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं लैटरल. क्या बोलते हैं, लैटरल. मतलब थिकनेस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे लैटरल कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना और एक्सटेंशन मतलब बढ़ना. सो देयरफॉर जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, रॉड जैसे एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, तो क्या बढ़ा, लेंथ, और क्या कम हुआ, थिकनेस. मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन के साथ साथ फ्री में कौन आ गया हमारे पास, लैटरल कॉन्ट्रैक्शन. कौन आ गया, लैटरल कॉन्ट्रैक्शन. सो देयरफॉर longitudinal extension is accompanied by lateral contraction. ओके. होता है ना, हमारा कोई ना कोई दोस्त या छोटा भाई बहन होता है, तुम गाड़ी बस निकालते हो, मैं आता हूँ, जरा पीछे आके बैठ जाएगा, मैं भी चलूंगा. तो वैसा भी ये भी ऐसा ही है. लेंथ बढ़ाने गए, थिकनेस क्या हो गया, कम. पक्का पक्का. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, तुमने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को डिफाइन करके रखा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सही है. लेकिन अभी यहाँ तो चेंज इन डायामीटर हो रहा है ना, तो जैसे तुमने चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या बोला था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वैसे ही चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर को पता है क्या बोलोगे, लैटरल स्ट्रेन. क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे उसको, लास्ट बेंच. क्या बोलेंगे उसको, नहीं, लास्ट क्या बोलेंगे, लैटरल स्ट्रेन. किसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटरल स्ट्रेन. अगर मैं होता और अगर मुझे क्लास में ध्यान नहीं देना होता, तो कड़ाके की ठंड में कम से कम मैं क्लास पे तो नहीं आता. ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू व्हाट आई मस्ट हैव डन इफ आई वाज एट योर पोजीशन. मुझे आना ही नहीं है क्लास में, ज़बरदस्ती भेज देते हैं, तो फिर ध्यान नहीं देना है. मैं तो कम से कम ठंड के दिन में आई वुड नॉट हैव इवन घर से बाहर भी नहीं. इतनी मेहनत करके आते हो, इतना पेट्रोल जला के आते हो, तो पेरेंट्स का पैसा भी जाता है ना उसमें, तो थोड़ा ध्यान दे दो. तो थोड़ा सा ध्यान दे दो. इजी है, इजी चैप्टर को छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा. सो लैटरल कॉन्ट्रैक्शन, लैटरल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करोगे, लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, lateral strain is defined as, जैसे longitudinal strain is defined as change in length upon original length, मतलब change in length per unit original length, वैसे ही lateral strain is defined as change in diameter per unit original diameter, change in diameter per unit original diameter. अभी तक पॉइजन रेशियो आया नहीं, आएगा आएगा आएगा. पहले लैटरल स्ट्रेन तो डिफाइन हो जाए. तो लैटरल स्ट्रेन, देयरफॉर लैटरल स्ट्रेन is equals to change in diameter upon original diameter.
दिस इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ओरिजिनल डायमीटर डी था, कैपिटल डी, और डायमीटर चेंज कितना हुआ, डेल्टा डी। देखो डायमीटर और रेडियस दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि रेडियस इज डायमीटर बाय 2। तो जब तुम बोलते हो लैटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर, मतलब तुम ये भी बोल रहे हो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन रेडियस पर यूनिट ओरिजिनल रेडियस। तो डेल्टा डी बाई डी लिखना है या डेल्टा आर बाई आर लिखना है, एक ही बात है। पक्का? सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहा हूँ तो लेंथ बढ़ रहा है लेकिन डायमीटर, हाँ, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायमीटर इज डिक्रीजिंग। उल्टा सोचो, अगर तुम कंप्रेसिव फोर्स लगाते तो डायमीटर बढ़ता, तो उस केस में डेल्टा डी बाई डी पॉजिटिव आता, लेकिन डेल्टा एल बाई एल नेगेटिव होता, क्योंकि लेंथ क्या हो जाता, कम। तो इन एनी केस माइनस आने वाला है। तो माइनस तो इधर आएगा, लैटरल में इधर माइनस आएगा अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, बराबर। तो डायमीटर कम हो रहा है तो ये माइनस, अगर हम लेंथ कम कर रहे हैं तो फिर डेल्टा एल बाई एल, क्या बोलते हैं डेल्टा एल बाई एल को, क्या नाम है उसका, कौन सा स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वो नेगेटिव हो जाएगा फिर। तो अब वी आर रेडी, फाइनली वी आर रेडी टू डिफाइन पॉइजन्स रेशो। इलास्टिक लिमिट याद है क्या आपको, इलास्टिक लिमिट? हाँ याद है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो विद इन इलास्टिक लिमिट, जैसे हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ में क्या था, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वैसे यहाँ पे विद इन इलास्टिक लिमिट लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू longitudinal strain. Lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. पक्का पक्का, गुड, श्योर 100%, गुड। lateral within elastic limit lateral strain is proportional to लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वहां पे स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, वो हुक्स लॉ था। यहाँ पे स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, राइट, रिमेंबर, क्योंकि जब तुम हुक्स लॉ में बोलते हो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उसमें जो कांस्टेंट आता है जिसको तुम बोलते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो उसके यूनिट्स होंगे, स्ट्रेस के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशंस भी होंगे स्ट्रेस के डायमेंशंस m1 l-1 t-2, क्योंकि वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशो था। यहाँ पे तुम बोल रहे हो स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो जो भी रेशो आएगा इट विल बी स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन के डायमेंशन होते हैं क्या, नहीं, इसका मतलब इट इज प्योर नंबर, इसके ना डायमेंशन है ना इसके यूनिट आएंगे, तो पॉइजन्स रेशियो के डायमेंशन या यूनिट नहीं आने वाले, ये याद रखना। अब तो चलो इसका फॉर्मूला लिख ही देते हैं फाइनली। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट lateral strain is directly proportional to longitudinal strain। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। बस यही तो वो कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं पॉइजन्स रेशो। क्या बोलने वाले हैं, पॉइजन्स रेशो। तो lateral strain इक्वल टू सम कांस्टेंट सिग्मा into longitudinal strain, so sigma is constant of proportionality, known as क्या बोलते हैं इसको, known as Poisson's ratio। Therefore, sigma equals to lateral strain upon longitudinal strain। पक्का पक्का, sure, yes sir, thank you। What is lateral strain? Delta d by d। longitudinal strain delta l by l। और मैंने तुमको अभी बताया, just now I told you कि अगर लेंथ बढ़ रहा है तो डेल्टा एल बाई एल पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा डी बाई डी नेगेटिव है, अगर लेंथ कम हो रहा है तो डेल्टा डी बाई डी पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा एल बाई एल
तो दोनों में से तो एक नेगेटिव आने ही वाला है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर पॉइसॉन्स रेशियो। देख लो है कैसा फॉर्मूला। हाँ, और रिमेंबर it is a ratio of two similar quantities, hence it is a dimensionless quantity, it is a pure number. Number two, it does not have any units also. पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस। ओके, तो एग्जांपल 6.1, a brass wire of length 4.5 meter with cross sectional area of 3 into 10 raised to minus 5 meter square and a copper wire of length 5 meter with cross sectional area 4 into 10 raised to minus 5 meter square are stretched by the same load. लोड सेम होना मतलब फोर्स सेम होना, मतलब एफ की वैल्यू सेम है। द सेम इलोंगेशन इज प्रोड्यूस, मतलब डेल्टा एल चेंज इन लेंथ या स्मॉल एल वो भी क्या है, सेम है। इज प्रोड्यूस इन बोथ द वायर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर। तो आपको यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं एक काम करूंगा, क्योंकि दो वायर्स इन्वॉल्व है, एक है ब्रास वायर और एक है कॉपर वायर, तो मैं एक काम करूंगा, ब्रास वायर को मैं नंबर 1 से डिनोट कर दूंगा और कॉपर वायर को मैं नंबर 2 से डिनोट कर दूंगा। तो whenever I write down suffix as 1 मतलब फर्स्ट वायर ब्रास वायर, whenever I write down suffix as 2 it is copper wire. ओके, तो अभी गिवन पैरामीटर के हिसाब से अब ब्रास वायर ऑफ लेंथ 4.5, तो कितना आ गया 4.5, और जो सेकंड वायर है कॉपर उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 5 मीटर क्वेश्चन के हिसाब से, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाउ मच 3 into 10 raised to minus 5 मीटर स्क्वायर। और अच्छा है तुमको सब डायरेक्टली मीटर्स में दिया है, मतलब बेसिकली ऐसा यूनिट्स में दिया है, कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर में देंगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है। A2, what is area of second wire? 4 into 10 raised to minus 5, right? इसके अलावा तुमको ये बताया है, क्या बताया है? F is constant, मतलब F1 equal to F2, मतलब F क्या है, constant। और क्या बताया है, इलोंगेशन, मतलब डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, मतलब पता है क्या बोला है, डेल्टा L इज कांस्टेंट। और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, बराबर। तो अभी तो हमने देखा था, क्या देखा था, फॉर्मूला ऑफ दिस, mg मत लिखना आप। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, टेंसाइल स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, F by A अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन डेल्टा L by L। अभी mg क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने उधर F बोला ना कांस्टेंट, तो F के टर्म्स में लिख लेंगे, दैट इज इजी फॉर अस। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, F by A, और ये L गया ऊपर, गया क्या, हाँ, और डेल्टा L। पक्का पक्का। अब मुझे बताओ क्या कांस्टेंट है, क्या 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 क्या, और ये कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज प्रोपोर्शनल टू L by A, बन गया फॉर्मूला। तो Y1 by Y2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, L1 by L2 इनवर्स टू एरिया, तो A2 by A1। अभी आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो Y1 by Y2 इक्वल्स टू 4.5 अपॉन 5, ऐसा ही है ना। और A2 की वैल्यू कितनी थी, 4 into 10 raised to minus 5 और 3 into 10 raised to minus 5। आपको पता है, do you know this is 45 by 50, 5 9s and 5 10s, और ये पे पता है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये पता है क्या है, 2s और 5s। तो व्हाट इज द रेशियो, हाँ 2 by, अच्छा 9 भी है क्या, अच्छा 9 भूल गया मैं, सॉरी 1 एंड, तो क्या आ गया 6 by 5, तो रेशियो है 6 by 5, डन। तो 6 by 5 में 1.2 होता है, 12 by 10 मतलब 1.2। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये, देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस है, ये भी सिंपल है। एग्जाम्पल 6.2, a wire of length 20 meter
एक वायर है जिसका लेंथ 20 मीटर है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.25 into 10 raised to minus 4 meter square is subjected to a load of 2.5 kg. अभी kg के बाद डॉट लगाया, उसके आगे कुछ लिखना था, रह गया, दैट इज WT, kg WT। आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली लोड मतलब फोर्स, फोर्स होता है न्यूटन में, mg, लेकिन बहुत बार g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते, सिर्फ मास की वैल्यू बताते हैं। तो उस केस में जो फोर्स है वो न्यूटन में नहीं होता, वो किसमें होता है, किलोग्राम वेट, kgWt में। किसमें होता है, kgWt। तो इन लोगों ने देखो यहाँ पे लोड बताया 2.5 kgWt, और कितने अच्छे है ये, तुमको साथ में बता दिया कि 1 kgWt मतलब कितना न्यूटन, तो 2.5 kgWt मतलब कितना न्यूटन, 2.5 into 9.8। The elongation produced in the wire is 1 into 10 raised to minus 4 meter. Calculate Young's modulus of the material। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में 4 पैरामीटर्स की वैल्यू दी है और 5वां पूछा है। सबसे पहले आपको बोला है लेंथ ऑफ द वायर कितना है, 20 मीटर। फिर आपको बोला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1.25 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको बता दिया लोड मतलब फोर्स, मतलब mg, ये कितना है 2.5 इंटू 9.8 न्यूटन में चाहिए, इसलिए रिमेंबर 2.5 kgWt था ना, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 9.8। तो याद रखो, ये अगर कंफ्यूज हो रहा है तो mg मत लिखो, इसको ऐसा लिखो। तो अननेसेसरीली तुम कंफ्यूज होते रहते हो। फोर्स इज mg, लोड इन दिस केस, मैंने वही तो लिखा था, फिर कहां से आ गया, तो इंटू 9.8 न्यूटन। गुड। उसके बाद व्हाट इज द चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ दिस लोड, चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 1 into 10 raised to minus 4 मतलब 10 raised to minus 4 मीटर। और तुमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्या बोला है, यंग्स मॉड्यूलस। और अभी तुमने मुझे पिछले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला बताया ही, अभी डायरेक्ट बता देना, फोर्स अपॉन एरिया L अपॉन डेल्टा L, ये आप भी देखा था, लिखा था ना ऐसा, ओके, FL अपॉन N डेल्टा L, हो गया, तो हो गया। अभी सिर्फ इसमें क्या है, वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन है और बस कैलकुलेशन है, डन। तो FL अपॉन A डेल्टा L, तो देन therefore you have y equals to F, what is the value of F, 2.5 into 9.8, मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया था। व्हाट इज लेंथ ऑफ द वायर, 20, तो इसको 20 रखो, अपॉन व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 1.25 into 10 raised to minus 4 बराबर, एंड व्हाट इज डेल्टा L, 10 raised to minus 4, ऐसा ही है ना, बराबर है। आपको पता है 1.25 वन जा एंड टू जा, पक्का पक्का। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये जीरो इसको दे दो, दे दिया क्या, तो कितना हो गया 98 का डबल 196, उसका डबल 392 बराबर है। तो ये पूरा ऊपर कितना हो गया 392, और ये ऊपर कितना गया 10 raised to minus 8 ऊपर गया तो +8, तो पता है कितना हो गया 3.92 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 6.3, अ मेटल क्यूब ऑफ साइड। अगर आपको याद होगा क्यूब ये जब वर्ड यूज हुआ ना, तो अभी दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है इधर, या तो बल्क मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। बल्क मॉडुलस होगा तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, और रिजिडिटी होगा तो चेंज इन शेप होगा। और जब इन्होंने बोला है ऑफ साइड L मतलब साइड लेंथ L, तो ये पता होना चाहिए क्यूब का हर फेस क्या होता है, तो L स्क्वायर विल बी एरिया, तो 1 स्क्वायर विल बी एरिया, वॉल्यूम क्या होगा 1 क्यूब L क्यूब। तो मेटल क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, द फोर्स एक्ट्स नॉर्मली, टेंजेंशियल नहीं है, फोर्स कैसा है, नॉर्मल है। टेंजेंशियल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन शेप। नॉर्मल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने वाला है। द फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ऑन द होल सरफेस ऑफ द क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाय, देखो है ना, चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 into 10 raised to minus 5 मीटर क्यूब, बराबर क्या। The bulk modulus of metal is कितना है 6.6 into 10 raised to 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द चेंज इन प्रेशर, आपको पूछा व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर, ओके। तो
गिवन पैरामीटर में तुमको सबसे पहले साइड लेंथ बता दिया 1 मीटर, जिससे तुमको मिल जाएगा वॉल्यूम L क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब। ऊपर से उन्होंने बताया कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया जिसने कितना वॉल्यूम चेंज कर दिया, कितना चेंज कर दिया 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और जो मटेरियल था उसका बल्क मॉड्यूलस मतलब बीटा या फिर के, जिससे भी डिनोट करोगे तुम, इट इज 6.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बराबर। -5, ओके, -5, ठीक, गुड। क्या पूछा है? कैलकुलेट चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा पी या डीपी, जिससे भी डिनोट करो तुम उसको। इसको भी तुम या डीबी बोलते हो या डेल्टा वी बोलते हो। वैसे ही चेंज इन प्रेशर को तुम या डीपी बोलते हो या डेल्टा पी बोलते हो, वट एवर नोटेशन यू वांट टू यूज। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू दी है, मतलब बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस? dp। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन? dv by v। सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन लगता है ओनली बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो मैं माइनस साइन लिख नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग नाउ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ तुमको बताता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। और ये जो v है इसको मैं इधर लिखता हूँ, चलेगा क्या? yes। नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा। व्हाट इज दिस? डी क्या क्या पूछा है तुमको? डीपी ना, तो डीपी क्या होगा? बीटा डीवी अपॉन क्या? v। तो बन गया फॉर्मूला, यस। तो चेंज इन प्रेशर इज बीटा डीवी बाय v, बीटा डीवी बाय v। तो दिस इज इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻10 इंटू डीवी कितना दिया है? डीवी 1.5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन v। व्हाट इज v? 1। देखो कितना हेल्प करते हैं। वॉल्यूम की वैल्यू 1, मतलब तुमको ज्यादा टेंशन नहीं है कैलकुलेशन करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, देखो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। फिलहाल ना ये पॉइंट और ये पॉइंट 10⁻⁻1 और -1 -2 और ये -5 -7 और ये 10⁻10 मतलब 10⁻3 66 15 जा 66 15 जा होता है 660 प्लस 330, क्योंकि 66 10 जा 660 और 66 5 जा 330, तो कितना हो गया? 990। तो 990 इंटू 10⁻3 मतलब 9.9 इंटू 10⁻5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन प्रेशर या पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। हो गया? अभी तो अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन।